तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका कोशिका क्या होती है? इसे बोलते हैं हम यूनिट ऑफ बॉडी या इकाई, शरीर की इकाई, जो जिससे हमारा पूरा शरीर मिलकर बना होता है। ठीक है। ये जो टॉपिक है हमारा कंपटीशन में 11 12 बीएससी सब जगह आता है, कंपलसरी है आना। तो इसी के साथ हम इसमें अपना ऑब्जेक्टिव भी कवर कर लेंगे और थियोरेटिकल भी कवर कर लेंगे, मतलब कि इसकी थ्योरी भी हम साइड लिख देंगे इस पर और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी यहीं से मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हो गई यूनिट ऑफ बॉडी। यूनिट ऑफ बॉडी से हमारा क्या तात्पर्य है? इससे मतलब ये बोलते हैं कि जो शरीर होता है ना, ये छोटी छोटी इकाई मिलकर इसे पूरा शरीर बनता है। तो जैसे कि ये हो गया, ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा, कमरे से घर। इसी तरह कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से पूरा शरीर बनेगा हमारा। यानी कि जो हमारे अंग होते हैं वो ऊतक से बने होते हैं, ऊतक जो होते हैं हमारे कोशिका से बने होते हैं। सबसे छोटी इसलिए इकाई बोलते हैं कोशिका को। तो नाम साइटो। साइटो साइटो इसका है बायोलॉजिकल नाम। वैसे तो हम इसको कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं, इंग्लिश में सेल, हिंदी में कोशिका। लेकिन जो हमारा बायोलॉजिकल नाम होता है ना, बायोलॉजिकल नाम इसका साइटो होता है। और इसका अध्ययन साइटोलॉजी, मतलब कि इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका के अध्ययन को। इसकी जो खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, लेकिन जो खोज की थी ना, वो कोशिका हमारी मरी हुई थी, मतलब कि वो जिंदा नहीं थी। जो जिंदा सेल की खोज की है कोशिका की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। इसके सिद्धांत जो दिया था सेल का, वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। छोटी कोशिका, जो हम बोलते हैं कि सबसे छोटी कोशिका हमारा सेल ये है, कोशिका को बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये सही बात नहीं है। तो इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है। जो सबसे छोटी कोशिका होती है, और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा, जो मतलब उसके अंदर जो कोशिका होती है ना, वे सबसे बड़ी कोशिका होती है जो हमारी पूरी वर्ल्ड में है। और मानव में छोटी कोशिका, इसको हम बोलते हैं स्पर्म को। मानव में लंबी कोशिका अंडाणु को। ठीक है। विभाजन रहित कोशिका। अब हम विभाजन रहित कोशिका से तात्पर्य क्या है? विभाजन रहित कोशिका मतलब कि इससे ये है कि जो हमारे न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे माइंड में, दिमाग में। इसमें तात्पर्य ये है विभाजन रहित, मतलब कि अगर इसमें हमारे को चोट वगैरह लग जाए ना, तो इसका विभाजन नहीं हो पाता इसमें। ये हमारे जो माइंड पर असर करता है, इससे मतलब कि कोई चोट वगैरह लगती है तो उसमें ज़्यादा जल्दी असर करता है, खून निकलता है। माइंड पे चोट लगने से उसमें भी बहुत सारे पागलपन की वो भी आ जाती हैं। तो ये न्यूरॉन की वजह से होता है, क्योंकि न्यूरॉन में जो कोशिका होती है ना, वे जल्दी से विभाजित नहीं होती, मतलब कि जल्दी से सही नहीं होती। तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूरॉन, विभाजन रहित कोशिका। मानव में लंबी कोशिका, ये भी न्यूरॉन को ही बोलते हैं हम। जो सबसे लंबी कोशिका होती है, ये बोलते हैं कि ज़मीन से आसमान तक के उसकी लंबाई इतनी होती है। सबसे तेज़ विभाजन लीवर में। अब इससे हमारा क्या, अगर लीवर में कोई कमी आ गई ना, मतलब कि कोई चोट हो गया इनरली बॉडी में, इंटरनली, तो वो भी ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। जिस तरह न्यूरॉन में ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगता है, होता भी नहीं किसी किसी में तो, लेकिन इसी तरह लीवर में बहुत जल्दी हो जाता है सारा का सारा। तो हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग के बारे में। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, क्या हैं, क्या क्या होता है कोशिका के अंदर। सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। जो कोशिका झिल्ली होती है, ये हमारी प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। ये हमारी ये वाली ना, ये कोशिका झिल्ली है। ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली है, ये बाहर वाली कोशिका भी नहीं, ये कोशिका भित्ति है, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के अंग, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, पादप प्लस जंतु। ये हमारी दोनों में पाई जाती है, पादप में भी और जंतु में भी प्रेजेंट होती है, और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। ये देखो, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारे न्यूक्लियस हो गया, डीएनए हो गया, और बाकी जो ऑर्गन्स हैं ना, वैसे भी इसके अंदर ही पाए जाएंगे हमारे। कोशिका भित्ति। अब जब कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका भित्ति का क्या काम है? कोशिका भित्ति हमारी प्लांट्स में, ओनली प्लांट्स में पाई जाती है। क्यों प्लांट्स में क्यों पाई जाती है ये? क्योंकि प्लांट्स में ज़्यादा हैवी होता है ना, तो इस वजह से प्लांट्स में पाई जाती है। हमारा एनिमल्स में तो ये सिंगल, इतनी सिंगल सेल पाई जाएगी। लेकिन जो प्लांट्स में होती है ना, प्लांट्स में ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन भी, और ये बाहर वाली से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, दोनों पाई जाएगी। ये हमारी ओनली प्लांट्स में पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है। इसे हम बोलते हैं दोहरी दोहरी झिल्ली। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया।
ठीक है। इसलिए हम प्लांट की जो होती है ना, ये जिसे धोरी झिल्ली बोलते हैं, और सेल्यूलोज का बना होता है ये। सेल्यूलोज का हमने देखा होगा कि कागज़ बनता है, नोट बनते हैं। तो इसी तरह पहले लकड़ी, लकड़ी में पाया जाएगा हमारा सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज से बनेगी। इसी तरह हमारा लकड़ी से बन गए कागज़ बनते हैं, नोट बनते हैं, जो सभी तरह के कागज़ हैं वो हमारे लकड़ी से ही बनते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल्यूलोज सभी चीज़ों के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या है? सबसे पहले इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना। जो हमारी सेल होगी ना, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स आ रहा है बाहर से, कोई ऑयल वगैरह आ रहा है, तो सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करेगा। जो हमारा बेनिफिशियल होगा सेल के लिए, उसको तो ये अंदर आने देगा। लेकिन जो हार्मफुल होगा, जो हानिकारक होगा, उसको ये बाहर, अंदर नहीं आने देगा, बाहर ही रखेगा। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है कोशिका को। ये हो गया हमारा। अगर कोई यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एंटर करेगा ना, तो ये अगर बेनिफिशियल होगा तो ये अंदर जाने देगी उसे, लेकिन कोई हार्मफुल होगा ना, तो ये उसको अंदर नहीं जाने देगी कोशिका झिल्ली। फिर इसके बाद दोहरी सेल मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है। सेल यूनिट ऑफ बॉडी, मतलब कि इसी से हमारा पूरा शरीर मिलके बना है। सेल से, सेल से हमारा छोटे छोटे ऊतक बनते गए, ऊतक से अंग बने, अंग से पूरा शरीर बना। तो इसलिए बोलते हैं हम यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब आगे पढ़ते हैं इसके ऑर्गन्स के बारे में, जो आगे और ऑर्गन्स हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। इसकी जो खोज की थी वेल्टमैन ने की थी। ये भी सेल के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं ना, सांस लेने के दौरान जो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। श्वसन के दौरान हीमोग्लोबिन जो होती है ना, ऑक्सीजन लेके जाती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहीं के वहीं हमारा क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल जो एक चैन रिएक्शन होती है, क्रेब्स साइकिल, जिसके होने के बाद 38 एटीपी बनते हैं, मतलब कि 38 एटीपी बनते हैं। और उससे ही हमारा ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। 38 एटीपी से हमारा एक ग्लूकोज बनता है। ठीक है। और ग्लूकोज से क्या मिलती है? ऊर्जा। तो उसी प्रकार पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? जब हम श्वसन लेंगे, जब हम सांस होगा, मतलब कि सांस लेंगे, श्वसन के दौरान जो हमारा हीमोग्लोबिन होगी ना, अब हमारा ऑक्सीजन को लेके जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाएगी, वहीं पर क्रेब्स साइकिल चलेगा, जो हमारा 38 एटीपी बनाएगा। और 38 एटीपी से 38 एटीपी से बनता है एक ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमें ऊर्जा देगा। इसलिए बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि ये एटीपी बना रहा है, एटीपी से ग्लूकोज, ग्लूकोज से ऊर्जा बन रही है। ठीक है। क्रिस्टे हम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को कहते हैं। जो आंतरिक दीवार होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको हम क्रिस्टे कहते हैं। और उसके बाद है गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज जो की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। कार्य कार्य इसका परिवहन, परिवहन से मतलब क्या है? हमारा आदान प्रदान करना। किसका? ऊर्जा का। ये जो हमारा, हम किसी बॉडी के किसी उससे ऑर्गन से हमारा काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हाथ हो गया, अभी हम हाथ से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हाथ से काम करेंगे तो हमारा हाथ में एक वो हो जाएगी, मतलब कि थोड़ा ये थक जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बॉडी थकती है ना, तो पूरी थकती है। तो इसी दौरान ये काम करता है परिवहन में। अगर हमारा किसी, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे से हमारा जो है ना जीभ का काम हो रहा है, तो ये होगा कि जब ऊर्जा मिलेगी ना, तो पूरी शरीर को मिलेगी, ये नहीं कि किसी बॉडी के एक पार्ट को मिलेगी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं होगा। अगर ये परिवहन करेगा ना, तो पूरी बॉडी में करेगा आदान प्रदान ऊर्जा का। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी को ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, इसको परिवहन परिवहन का काम करता है बॉडी में। अब राजधानी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉक्यूल्स, ये हमारे जल का संग्रह करता है। बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो होता है ना, 65% जो होता है जल होता है। 65%, 65%। अब वह जल कहाँ होता है? वो होता है हमारा सेल के अंदर। जो सेल के अंदर हमारे वॉक्यूल्स होते हैं ना, राजधानी वॉक्यूल्स, इसमें जल संग्रह होता है। कार्य, शरीर में 65% जल हो, जो राजधानी में संग्रह होता है। कि हमारे जो सेल के अंदर वॉक्यूल्स होते हैं, उसमें हमारा 65% जल होता है, जो उसमें संग्रह होता है। कारक का है सेंट्रोसोम। इसकी जो खोज की थी वो बॉबरे ने की थी। कार्य, कोश का विभाजन, पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब क्या है? कि कोशिका का ज़्यादा बनना। ये नहीं है कि कोशिका का टूटना या फिर कम हो जाना। कोशिका का जो होता है ना, जो एक पार्ट में डिवाइड होती है, फिर वे दो में हो जाती है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इस तरह कोशिका का विभाजन होता है, बढ़ती चली जाती है। जो हमारा कैंसर का कारण है, कैंसर का कारण भी यही है कि किसी सेल का हद से ज़्यादा बढ़ जाना।
किसी भी बॉडी के पार्ट में, तो उसी तरह वो कैंसर हो जाता है। तो जो हमारा सेंट्रोसोम होता है तारक का, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे लीवर में। इसीलिए हमारा लीवर जो होता है ना, इंटरनली प्रॉब्लम होती है, जो चोट वगैरह होती है, इंजरी होती है, तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। और इसी के मुकाबले ब्रेन में ये कम पाया जाता है। इसी के मुकाबले ब्रेन में जो हमारी चोट वगैरह इंटरनली प्रॉब्लम होती है, इंजरी, वो हमारी ज़्यादा असर करती है, और मतलब कि जल्दी से ठीक भी नहीं होती। इसका ये कारण है कैंसर यही ज़्यादा सेल बनेगी। जो ब्रेन में होता है 90% न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, ये हमारा इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वॉक्यूल्स, ये हमारा सेंट्रोसोम। तो अब इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अंत्यपरद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा आंतरिक कंकाल की तरह काम करता है, आंतरिक सहायता करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लो ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ना 2 साइड में बटी होती है। ये देखो, ये 2 साइड में बटी हुई है। ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मतलब कि इससे मतलब क्या हुआ हमारा, ये तो हमारा रफ साइड है और ये हमारा स्मूथ साइड है। जो हमारी इसमें देखो, इसमें कोई डॉट डॉट नहीं दिख रही है, बिल्कुल प्लेन दिख रही है, लेकिन इसे हमें कुछ डॉट डॉट दिख रहे हैं। ये डॉट डॉट है ना, ये हमारे राइबोसोम है, जिससे राइबोसोम चिपके होते हैं। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो हमारा स्मूथ है, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारी ये स्मूथ वाली होती है, ये हमारा वसा का निर्माण करती है, यानी कि ये वाली, ये हमारा वसा बनाएगी। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा प्रोटीन निर्माण करेगी, यानी कि इस पे जो राइबोसोम चिपके हुए हैं ना, ये रफ साइड है, तो ये हमारा प्रोटीन का निर्माण करेगी। ये तो वसा का निर्माण कर रही है स्मूथ वाली, और ये हमारा कर रही है प्रोटीन का निर्माण, जो इस पर राइबोसोम है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। खोज, इसकी प्लेडने की कार्य, प्रोटीन निर्माण। देखो, यहाँ पर ये राइबोसोम चिपके हुए हैं ना, तो यहाँ पर दिख रहा है प्रोटीन निर्माण कर रही है, तो यहीं से है कि ये हमारी रफ साइड है ना, जो प्रोटीन निर्माण करती है, कोल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपक कर। मतलब ये अलग ही दिख रही है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SER। ये रहा हमारा SER, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RER। RER ये रहा है। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा वसा का निर्माण करेगी। और RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा राइबोसोम का निर्माण करेगी। इस पर राइबोसोम होते हैं जो हमारा प्रोटीन का निर्माण करेगी। ठीक है, इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जो हमारा क्वेश्चन होता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किस उसको कहते हैं, तो हमारे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, जो सेल के अंदर पाया जाता है। अब हम इसे नापेंगे। राइबोसोम को मापने के लिए ना, इसकी काउंट करने के लिए एक टेक्निक आते हैं, ये है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट टेक्निक। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट टेक्निक, इस टेक्निक के थ्रू हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इसमें हम जो इसका साइज़ के थ्रू नहीं, इसके वजन के थ्रू जो हमारा होता है ना, इसको बांटते हैं। अगर हमारा ये भारी है, पानी में जल्दी जा रहा है, तो ये नीचे चला जाएगा। अगर ये हमारा इसमें वजन कम है, अगर ये साइज़ में बड़ा है लेकिन वजन कम है, तो ये ऊपर ही रहेगा। अगर इसमें ज़्यादा वजन है, तो ये पानी के नीचे चला जाएगा। तो इसी तरह हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जो है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है प्रोटीन। 70S राइबोसोम, ये राइबोसोम 70S राइबोसोम, और 80S राइबोसोम। जो हमारा 70S वाले होते हैं ना, ये छोटे होते हैं, और जो 80S वाले होते हैं, ये बड़े होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक, ये जो 70S राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और 80S जो होते हैं ना, ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब इनका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल वे है जो हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, और जो यूकैरियोटिक सेल है वे हम बिना इसके, विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। इसके आगे है हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसकी जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि ब्रेन ऑफ सेल, इसका मतलब ये है कि ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है। ब्रेन ऑफ सेल ये सारों को बताता है कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आंतरिक रक्षा करवाता है। ये हमारा सबको अपना अलग अलग काम बताता है। ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोल भी करता है पूरी सेल को। पूरी सेल को कैसे कंट्रोल करेगा, ये देखो, ये हमारा बीच में न्यूक्लियस है, सेंटर में बिल्कुल। ये सबको अपना अपना काम बताएगा कि तुझको ये काम करना है, तुझको ये काम करना है। ये पूरी बॉडी में चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, इसमें जो होता है ना प्रोटीन, वो 80% पाया जाता है, DNA 10% होता है। जो न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होगा, DNA 10% होगा। ये हमारे इसमें कुछ के अंदर क्रोमोसोम्स, DNA और RNA भी आते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस वजह से अभी पूरा कवर नहीं कर पाने के इसको।
लेकिन हल्के हल्के ना कवर कर लेंगे। सबका काम पता लग गया। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये हमारा राइबोसोम हो गया, ये हमारा केंद्रक हो गया। ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा सेल को। राइबोसोम ये हमारा प्रोटीन बना रहा, और ये हमारा आंतरिक कंकाल है जो हमारा वसा का निर्माण कर रहा है, जिसमें प्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम की खोज की थी ड्यूडेन ने। ये एक जलपघटक एंजाइम है जो काम करता है कि अगर कोई हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सही से काम नहीं कर रही है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और अपना एंजाइम उसके पास छोड़ देगा और वे पूरी ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि वे दोबारा क्रिएट होगी और इससे ये सही काम करना शुरू कर देगी। लेकिन इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। अगर कभी कभी तो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी ने काम करना, एक पार्ट ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन कभी कभी होता है कि पूरे ये सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं। तभी पता क्या होता है, तभी ये सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं कि तभी ये जाकर फट जाता है पूरी सेल में, पूरी सेल ख़त्म हो जाती है फिर, इसीलिए हम सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं इसको। एटम बम ऑफ सेल, एटम बम ऑफ सेल भी इसी कारण बोलते हैं कि इसके फटने के कारण एटम बम ऑफ सेल बोलते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो अब इससे ये बोल रहे हैं कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, तो फिर इसमें कैसे होगा, इसमें ऐसे होगा कि ये स्प्लीन पलिया में जाएगी, पलिया तिल्ली बोलते हैं जिसको हम, उसमें जाकर ही मरती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कब्र, आरबीसी की कब्र। आरबीसी की कब्र बोलते हैं हम स्प्लीन को, पलिया को और तिल्ली, पलिया तिल्ली इसे हिंदी में कहते हैं, स्प्लीन इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह लाइसोसोम का काम है सारा का सारा कि ये जो दूसरे होंगे ना, अगर ये सही से कम नहीं करेंगे तो इसके पास जाकर फट जाएगा ये जिससे कि ये पूरी सेल वो हो जाएगी डैमेज। इसी तरह सभी के अलग अलग काम हैं अपने अपने, इसी तरह हम पढ़ेंगे। कोशिका की पूरी जानकारी यही है। ठीक है, तो अगर आपको इसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमारा बेल आइकन ऑल ओपन करें, इसका हमारी जो नोटिफिकेशन जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आएगी तो वह सीधी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, और सब्सक्राइब कर दे और लाइक। ठीक है।